चलिए बेटा, let us start the next part of the spermatogenesis, that is formation of spermatozoa. और formation of spermatozoa में क्या आ रहा है हमारा? It is the spermiogenesis. This is called spermiogenesis. आप देखो spermiogenesis process क्या है. हमने लास्ट टाइम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी थी और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में जल्दी से यहाँ बनाऊंगा. हमने यहाँ कहा था दिस इज द जर्म सेल, ये एक जर्म सेल है, डिप्लॉयड जर्म सेल, और उसके बाद इट अंडरगोज माइटोसिस. क्लियर बेटा? और ये क्या बनाता है? कौन से सेल्स? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, और ये भी डिप्लॉयड है. और स्पर्म मदर सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स. चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. स्पर्मेटोगोनिया और ये भी डिप्लॉयड है. इसके बाद आगे ये फर्दर माइटोसिस करता है. एक्चुअली अपना नंबर बढ़ाना है. हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. यहां भी उसने नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज किए, तो ये क्या है? ये भी डिप्लॉयड ही होंगे बेटा. ये भी डिप्लॉयड है, और डिप्लॉयड होने का मतलब क्या है कि ये भी स्पर्मेटोगोनिया ही है. चलिए ठीक है, यहां लिख देते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और ये भी क्या है? डिप्लॉयड. और ये सारा फेज जो यहां हमने किया है, दिस इज मल्टीप्लिकेशन फेज. हमने इसको किया था. चलिए इधर कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज. ये उन लोगों के लिए जो क्लास में कम आते हैं, ताकि उनको समझ आ जाए कि आज पढ़ना क्या है. उसके बाद हमने ये कहा था कि सारे सेल्स जो है आगे ग्रोथ फेज में नहीं जाते. अगर इसका एक बहुत ही बड़ी एक अच्छी बुक है एम्ब्रियोलॉजी की, मुझे उसका ऑथर नहीं पता है, लेकिन अगर हम जाएं, अगर हायर लेवल पे जाएं, तो वहाँ हमें पता लगेगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रोड्यूस्ड. लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे. हम ऐसा कह देते हैं कुछ सेल्स जो है वो रिजर्व में ही रहते हैं. दे एक्ट एज रिजर्व सेल्स. जब इनकी जरूरत पड़ेगी ये डिवीजन, ये अल्टीमेटली डिवीजन ही करेंगे. और कुछ सेल्स जो है वो आगे चल पड़ते हैं, और वो आगे चल पड़ते हैं कहाँ? इनटू सेकंड फेज विच इज नोन एज ग्रोथ फेज. किया था हमने ये. और ग्रोथ फेज में क्या होता है? सिंपली साइटोप्लाज्म कंटेंट बढ़ेगा, उसके ऑर्गेनेल्स का नंबर बढ़ेगा, डीएनए डुप्लीकेशन होगी, डीएनए का नंबर बढ़ेगा, वो डबल होगा, और अल्टीमेटली क्या होगा? इस का सेल का साइज जो है वो डबल हो जाएगा. और इसको हम क्या कहेंगे? दिस आफ्टर स्पर्मेटोगोनिया undergoes growth phase, it forms primary spermatocyte. और ये क्या है? It is again diploid. ये भी डिप्लॉयड होगा, क्योंकि कोई चेंज तो नहीं आई, सिर्फ ग्रोथ ही हुई. हमने ये लास्ट लेक्चर में किया था. अब इसके बाद ये कहा जाता है इट अंडरगोज मियोसिस 1. अब ये कहा जाएगा? मियोसिस 1 में जाएगा. और यहां पर एक्चुअल में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? हाफ. लेकिन डीएनए नंबर क्या रहता है? डीएनए डबल ही रहता है. सो यहां पर 2 सेल्स बने, न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा बना देते हैं, और यहां पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ये जो 2 सेल्स बने आफ्टर मियोसिस 1, इट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. इसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. एंड दिस इज हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए, लेकिन डीएनए कंटेंट इज स्टिल डबल. हम 11 में पढ़ चुके हैं. नाउ इट अंडरगोस मियोसिस 2. अब यहां क्या होगी? मियोसिस 2 होगी. चलिए यहां मियोसिस 2 कर देते हैं. और मियोसिस 2 के बाद हमें क्या मिल जाएगा? एक्चुअल में इमैच्योर स्पर्म्स मिलेंगे, और उन इमैच्योर स्पर्म्स को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड्स. और ये बिल्कुल कैसे होंगे? दे आर बेसिकली, हम इन्हें कहेंगे स्पर्मेटिड्स. These structures after meiosis 2, यहां पर meiosis 2 हुई, which is equivalent to equational division, mitosis के बराबर ही होती है. Finally forms
स्पर्मेटेड और ये हैप्लॉइड एक्चुअल। यहां तक हमने किया था, यहां तक हमने किया था। अब बात आ जाती है, अब नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगा? नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो ये है, हर एक स्पर्मेटेड कुछ चेंजेस के थ्रू गुजरता है, कुछ चेंजेस होती हैं और वो चेंजेस क्या कहलाती हैं? वो प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मियोटेलियोसिस कहा जाता है इसको। और यहां क्या होगा? इट फॉर्म्स बेसिकली द स्पर्मेटोजोआ। ये स्पर्मेटोजोआ, ये देखिए इसी तरह से दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। लेकिन अब यहां से यहां तक कहानी जो है वो किसकी है? इट इज दी, यहां ग्रोथ फेज हुआ, यहां से यहां तक है हमारा मैचुरेशन फेज। मैं यही लिख देता हूं, मैचुरेशन फेज। और यहां से यहां है हमारा, इट इज दी स्पर्मियोजेनेसिस। बेटा याद रहेगा ये, क्योंकि ये डायग्राम बनानी बहुत जरूरी है। ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये बनाना बड़ा जरूरी है। याद रहेगा इतना? यस सर। अब ये तो हमें पता लग गया कि यहां से लेकर यहां तक आज हमने पढ़ना है। इट विल टेक टाइम। नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज स्पर्मियोजेनेसिस। ये हमने अभी तक पढ़ चुके हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि स्पर्म बनने में लगभग 74 डेज लगते हैं, ठीक है। हालांकि हमारी बुक्स में 64 लिखा है, पर मैं 74 ही चलता है। एग्जाम में भी कई बार 64 आता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 64। लेकिन अभी तक जितनी मैंने बुक्स पढ़ी हैं उनमें 74 ही लिखा गया है, तो आई विल रिकमेंड इट कि यू विल रिमेंबर इट एज 74 डेज। अब स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? देखो, ये जो स्पर्मेटेड है इट इज immature sperm, immature non-motile part. This is non-motile. हम इसे आगे ले लेते हैं स्पर्मेटेड। और स्पर्मियोजेनेसिस में हमने क्या करना है? इस immature non-motile spermatid से क्या बनाना है? mature motile spermatozoa। समझ आई मेरी बात? This process of conversion of immature non-motile spermatid into mature motile spermatozoa is known as spermiogenesis. Now ये सारा जो जितना भी आप ये देख रहे हो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है FSH, एंटीरियर पिट्यूटरी। एक हार्मोन सिक्रीट करती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? इसको इनिशिएट करवाता है, स्पर्मियोजेनेसिस करवाता है, या स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत बड़ी रोल प्ले करता है। अब आपने इस अगर स्पर्मेटेड का हम एक सेल को ले, ये जो सेल दिखाई दे रहा है जिसको हमने इमेच्योर स्पर्म कहा, ये बेसिकली एक यूकैरियोटिक सेल है जिसके बीच में सारे ऑर्गेनेल्स हैं। इसके बीच में न्यूक्लियस भी है, आपको दिखाई दे रहा है। इसके बीच में माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, इसके बीच में सेंट्रोसोम्स भी होंगे, इसके बीच में गोल्गी बॉडीज, डिक्टियोसोम्स भी होंगे, बाकी सारे ऑर्गेनेल्स होंगे। लेकिन अब एक स्पर्म कैसे बनता है? कुछ ऑर्गेनेल्स की जरूरत पड़ती है, और वो ऑर्गेनेल्स क्या है? जैसे न्यूक्लियस, हमें न्यूक्लियस की जरूरत चाहिए। इसके अलावा हमें सेंट्रोसोम की जरूरत चाहिए, वो चाहिए हमें। इसके अलावा हमें डिक्टियोसोम्स की जरूरत चाहिए, यानी गोल्गी बॉडीज, सिमिलर टू गोल्गी बॉडीज। और साथ में हमने माइटोकॉन्ड्रिया का भी चाहिए। यानी इन ऑर्गेनेल्स में बेसिकली सर्टेन चेंजेस टेक प्लेस इन दीज ऑर्गेनेलीज। इन ऑर्गेनेलीज में कुछ चेंजेस आती है, और ये ऑर्गेनेलीज कहां है? इस स्पर्मेटेड के अंदर है। अब वो चेंजेस क्या है? तभी तो स्पर्म बढ़ेगा, और ये चेंजेस सर्टोली सेल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
सर्टोली सेल इसमें इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना कि आप ये सोच भी नहीं सकते कि ये सेल्स करते क्या है। बेसिकली जो स्पर्म बनता है वो सर्टोली सेल की मदद से ही बन रहा है। जर्म सेल का तो काम है सिर्फ डिवीजन, उसने दे दिया, और आगे सर्टोली सेल ही उसको फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन देता है, डेवलपमेंट देता है, नरिशमेंट देता है। अब होता क्या है, हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो सेंट्रीपिटल चलती है, बाहर से अंदर की तरफ चलती है, और मैंने आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी की। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इस न्यूक्लियस में होता क्या है, न्यूक्लियस क्या करता है। साथ साथ हम अब क्या करेंगे, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब साथ साथ हम इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करते जाएंगे, स्पर्म का स्ट्रक्चर बेसिकली, और उसको भी साथ ही आज ही खत्म कर देंगे। अब क्या है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं चेंजेस इन द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या चेंज आती है, देखिए न्यूक्लियस के अंदर पानी होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, वाटर, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, आरएनए है। अब कौन सी चीज चाहिए कौन सी नहीं चाहिए वो यहां डिसाइड होता है, स्पर्मियोजेनेसिस में डिसाइड होता है कि कौन सी चीज चाहिए। अब होगा क्या न्यूक्लियस के साथ, अभी हम देखते हैं। देखो सबसे पहले न्यूक्लियस क्या करेगा, वो अपना पानी लूज करेगा। सिंपल प्रोसेस है लेकिन उसको समझना बड़ा जरूरी है। वो सबसे पहले क्या करेगा, अपना पानी लूज करेगा। पानी लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, फ्लैसिड। न्यूक्लियस क्या करेगा, जब पानी लूज करेगा तो कैसा हो जाएगा। अब जैसे आप एक बैलून में पानी भरते हो, बैलून पहले कैसा होता है, ठीक होता है, सही होता है, लेकिन जब आप उसमें पानी भरो तो उसके बाद पानी निकाल दो तो क्या हो जाएगा, फ्लैसिड। पानी निकल गया, फ्लैसिड हो गया, पिचक गया। इसी तरह से न्यूक्लियस के साथ होता है, जब न्यूक्लियस में से पानी निकलता है ना तो वो भी फ्लैसिड हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। पहले सर्कुलर था, अब क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट होने के साथ साथ क्या होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए कंटेंट, डीएनए रिमेन्स एज सच, लेकिन आरएनए की जरूरत नहीं है, हमें आरएनए की कोई जरूरत नहीं है। तो याद रखिए आरएनए इज डिस्कार्डेड, RNA is discarded, DNA टेकन, DNA को ही सिर्फ लिया जाता है। न्यूक्लियस लूज वाटर, ये कुछ पॉइंट्स है जो ये आपने याद रखने हैं। बाकी टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा है लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से वही। अब होता क्या है, ये जो न्यूक्लियस है जब फ्लैसिड होता है, it takes the front half of the head region, it forms the head region। न्यूक्लियस कौन सा रीजन बना रहा है, हेड रीजन, ये याद रखिए। न्यूक्लियस कौन सा रीजन बना रहा है, it forms the head region। अभी हम देखेंगे कि हेड रीजन कौन कौन से ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है। हेड रीजन इज फॉर्म्ड बाय, दो ऑर्गेनेल्स हैं जो हेड रीजन बनाती है। अभी हम बात करते हैं, पहला क्या है, न्यूक्लियस। चलिए न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। अब होता क्या है, देखिए क्या कर रहे हो, ये हमारा हेड की फॉर्मेशन हो रही है। हुआ क्या है, अब यहां पे ये जो न्यूक्लियस है इट बिकम फ्लैसिड, इस तरह से। In this way it becomes flaccid। आप देख रहे हो इसकी शेप किस तरह से बनी, अकॉर्डिंग टू द आउटर लेयर के हिसाब से ये अपनी शेप को मेंटेन करते हैं। और देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स जो इसकी शेप बनाने में भी मदद करते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है देखो क्या हो गया, फ्लैसिड हो गया, और इसने क्या किया, इस रीजन को कवर कर। अब होता क्या है, अब इसके बाद क्या होगा, ये कम पॉइंट्स क्लियर है। अब हमारे पास आता है एक सेकंड स्ट्रक्चर, सेकंड ऑर्गेनेल जो हेड रीजन बनाने में हेल्प करता है, दैट इज डिक्टियोसोम। दैट इज डिक्टियोसोम।
अब ये डिक्टोसोम क्या है? इट इज सिमिलर टू द गोल्गी बॉडीज। ये गोल्गी बॉडीज नहीं है, इन लार्ज नंबर्स प्रेजेंट होती हैं और इनके पास क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए वैक्यूल। गोल्गी बॉडीज के पास क्या है? वैक्यूल होता है। तो वैक्यूल के बीच में क्या है? दिस वैक्यूल, देखो ये वैक्यूल है, ये मान लेते हैं एक वैक्यूल है। इट इज कवर्ड ओवर बाय ए मेम्ब्रेन। इट इज कवर्ड ओवर बाय ए मेम्ब्रेन। वैक्यूल विद मेम्ब्रेन। ऐसे बहुत से वैक्यूल्स विद मेम्ब्रेन डिक्टोसोम के पास होते हैं। होता क्या है? ये सारे वैक्यूल्स आपस में फ्यूज करते हैं। ये सारे वैक्यूल्स क्या करते हैं? ध्यान से सुनिएगा, ये सारे वैक्यूल्स, एक से ज्यादा है, ये सारे वैक्यूल्स आपस में क्या करते हैं? फ्यूज करेंगे। जैसे ही वो फ्यूज करेंगे, दे फॉर्म ए लार्ज वैक्यूल विद डेंस रीजन इन द सेंटर। होगा क्या? एक बड़ा वैक्यूल बनेगा और इसके बीच में कुछ इस तरह से डेंस रीजन बनना शुरू हो गया। डेंस रीजन बना, इसके बाहर क्या है? ये मेम्ब्रेन तो रहेगी रहेगी, देख रहे हो आप? अब होगा क्या? इट कम्स एट द टॉप ऑफ द न्यूक्लियस। ये रीजन कहां है? गोल्गी बॉडीज कहां अरेंज होता है? इट इज एट द टॉप ऑफ द न्यूक्लियस। अब होगा क्या? जैसे ही टॉप ऑफ द न्यूक्लियस पे आएगा, इट ऑल्सो लूजेस वाटर। ये रीजन, जिसको हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। इसे हम क्या कहते हैं? प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। अब ये प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल क्या करता है? इट लूजेस वाटर, पानी छोड़ेगा। अब इसमें भी क्या होगा? फ्लैसिडनेस होगा। क्या? फ्लैसिड होगा। और जैसे ही फ्लैसिड होगा, लुक हियर, ये जैसे फ्लैसिड हुआ, ये यहां पर है एक्रोसोम, यहां पर ये ग्रेन्यूल आ गया ऊपर, और इस ग्रेन्यूल के ऊपर क्या होगा? द मेम्ब्रेन। लुक हियर, ये मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल, ये कहां पे आएगी? इट कवर्स द फ्रंट हाफ ऑफ द न्यूक्लियस। ये देखो, इट कवर्स द फ्रंट हाफ ऑफ द न्यूक्लियस। नाउ व्हाट हैपेंस? अब ये क्या हुआ? ये क्या बन गया? प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल ने जब पानी छोड़ा, फ्लैसिड हुआ, ये मेम्ब्रेन क्या हुई? इसने कितना कवर कर पाई? सिर्फ फ्रंट हाफ ऑफ द न्यूक्लियस, पूरे न्यूक्लियस को कवर नहीं कर पाई। तो होगा क्या? दिस बिकम्स, नाउ दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोमल ग्रेन्यूल और इट इज नोन एज एक्रोसोम। हम इसे क्या कहते हैं? एक्रोसोम। और ये एक्रोसोम अब क्या करेगी? अब देखो, मैं इसके साथ साथ ही इसको डिटेल में लेते हैं। एक्रोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि एक्रोसोम कंसिस्ट ऑफ स्पर्म लाइसेंस। स्पर्म लाइसेंस क्या होते हैं? ये वो एंजाइम्स हैं, दोज एंजाइम्स, नोट डाउन, दोज एंजाइम्स which dissolves the egg membrane during fertilization process. During fertilization process, ये जो sperm lysins हैं, these are the enzymes which dissolves the egg membrane. आपने ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर पढ़ा था? उसी के बाद जितनी भी लेयर्स है उसको कौन डिसॉल्व करता है? ये स्पर्म लाइसेंस डिसॉल्व करते हैं। अब ये स्पर्म लाइसेंस कितने हैं? 3 हैं। रिमेंबर, these 3 sperm lysins are number 1 hyaluronidase, पहला एंजाइम ये है। दूसरा एंजाइम, इट इज कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। और तीसरा क्या है? इट इज एक्रोसिन। ये 3 एंजाइम्स स्पर्म के एक्रोसोम के पास होते हैं, इस रीजन में, इस हेड रीजन में।
समझ आई? अब ये तीनों क्या करते हैं, अब हम ये देखेंगे हाइलुरोनिडेज क्या करता है, एक्रोसिन क्या करता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग क्या करता है, ये हम देखेंगे इन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, एक्रोसोम रिएक्शन होती है। तो यहां हम इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, डोंट टेक इट, यहां हम सिर्फ यहां स्पर्म का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेंगे। अब देखो, अब एक चीज देखो, अब डिप्टियोसोम ने ये बनाया, ठीक है, अब इसके पास साइटोप्लाज्म भी होता है, गोल्गी बॉडी, बाकी जो बचा हिस्सा है गोल्गी बॉडी का, देखो जितना भी बाकी बचा हुआ हिस्सा है गोल्गी बॉडी का, वो क्या है, वो किसी काम आएगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसका सारा हिस्सा जो है उधर काम आ गया, कुछ हिस्सा बच गया। वैक्यूल के बाद क्या होते हैं, ट्यूब्यूल्स भी होते हैं, डिप्टियोसोम्स के बाद सिस्टर्ने भी होते हैं, होते कि नहीं? गोल्गी बॉडी के पास होते हैं सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वैक्यूल्स, वेसिकल्स जिन्हें हम बोलते हैं। अब सिर्फ हमने वैक्यूल्स का यूज किया, बाकी कहां जाएंगे भाई? द रेस्ट ऑफ द गोल्गी apparatus इज रेजिडुअल, इसका कोई यूज नहीं होता, इट इज वेस्ट एंड इट इज नोन एज, रिमेंबर ये बड़ी बार 1 मार्क क्वेश्चन आता है, द रेजिडुअल पार्ट ऑफ डिप्टियोसोम्स is known as, remember, Golgi rest. It is known as Golgi rest कहा जाता है इसे। ये 1 मार्क क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम में आता है। What is Golgi rest? Whatever the material is left of the dictyosomes, it is known as Golgi rest. और इसको कौन खत्म करता है? इसको कौन खाता है? कौन फैगोसाइटोसिस करता है? कौन सफाई करेगा? It is the Sertoli cells. Sertoli cells, मैंने पहले भी आपको फंक्शंस में बताया था, they are phagocytic in nature. तो उनका काम है सफाई करना, सेल ईटिंग, जितना भी अंदर कोई एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको साफ कर देते हैं वो, they are phagocytic in nature. तो उन्होंने क्या करते हैं, इस गोल्गी रेस्ट को ईटिंग, सर्टोली सेल्स साफ रखते हैं। अब देखो हुआ क्या, अब ये जो येलो पार्ट दिख रहा है मेम्ब्रेन, ये क्या बनी, दिस बिकम्स द एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, दिस बिकम्स एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। और ये जो आपको ब्लू में दिख रहा है, दिस इज द न्यूक्लियस, और ये जो आपको पिंक में दिख रहा है जिसके स्पर्म की मेम्ब्रेन, इट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो यहां एक चीज देखो, अगर आप देखो तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन्स बेसिकली। वो 2 मेम्ब्रेन्स कौन सी है, एक एक्रोसोमल मेम्ब्रेन और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद रहेगा ये चीजें, याद रहेगा। अब उसके बाद अब यहां क्या होता है, यहां पर दिस इज बेसिकली, मैं यहां कहता हूं दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द हेड फॉर्मेशन। ये हेड की फॉर्मेशन हो गई यहां, दिस इज द हेड। तो आपने हेड में देखा कितनी चीजें आई, 2 चीजों ने काम किया। वो 2 चीजें कौन सी हैं, वन इज न्यूक्लियस एंड अनदर इज द डिप्टियोसोम्स। इसके बाद फिर बात आ जाती है नेक पोर्शन। नेक कौन बनाएगा, द नेक इज फॉर्म्ड बाय centrosomes. Neck is formed by centrosomes. अब centrosomes क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, the rounded structures present above the nucleus. और ये centrosomes क्या करते हैं, they divide into 2. ये 2 में डिवाइड होते हैं। ये centrosome they divide during the sperm formation into 2 centrioles. 2 centrioles में डिवाइड होंगे। एक सेंट्रियोल कहां चला जाएगा, ये देखो, एक सेंट्रियोल ये जो न्यूक्लियस का डिप्रेशन है बिल्कुल यहां, और दूसरा सेंट्रियोल वो कहां आ जाएगा, इट इज फॉर्म्ड, रिमेंबर ये जो एक न्यूक्लियस है, एक सेंट्रियोल है, ये कहां बना, एट द
in the depression of the nucleus. Now this is known as proximal centriole. इसे हम क्या कहते हैं? Proximal centriole. और दूसरा जो, it is formed below and behind at 90 degree angle. राइट एंगल पे बनेगा. अब यहां तो हम नहीं दिखा सकते 90 डिग्री एंगल, तो हम यहां लिखेंगे दिस इज दी, ये दूसरा सेंट्रियोल आपको दिखाई दे रहा है. दिस इज, इट इज फॉर्म्ड बिलो एंड बिहाइंड, इट इज नोन एज डिस्टल सेंट्रियोल. दोनों का अपना अपना फंक्शन है. ये सेल डिवीजन में मदद करता है, सेंट्रियोल्स देखो, ये सेल डिवीजन में मदद कर रहा है, स्पिंडल फॉर्मेशन में मदद कर रहा है, और ये क्या बना रहा है? इट इज फॉर्मिंग द मिडल पीस, प्रिंसिपल पीस एंड टेल. ये डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है? ये देखो, ये इस तरह से कुछ फिलामेंट्स बनाता है, एंड दीज फिलामेंट्स आर नोन एज एक्सियल फिलामेंट्स. लुक हियर, these filaments are formed by distal centriole and it is known as axial filament, जो कहां तक जाते हैं? टेल रीजन तक जाते हैं. and this is the formation of neck region. This is the formation of neck region. now अब देखो नेक्स्ट, अब इसके बाद आता है मिडल पीस. अब मिडल पीस कैसे बनेगा? देखो यहां पर क्या होता है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए लेयर. यहां पर एक लेयर बनती है जो आगे चलती है. ये देखो, ये यहां पे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये देखिए, इट मूव्स पर. ये आपको दिखाई दे रहा है पोर्शन. नाउ दिस पोर्शन इज द मिडल पीस पोर्शन. अब इसमें क्या है? हियर, अब ये मिडल पीस पोर्शन किसका बनेगा? इट इज फॉर्म्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया एंड एक्सियल फिलामेंट. देखो, एक्सियल फिलामेंट तो पहले ही बना हुआ है, उससे बनेगा मिडल पीस. अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? दे आर द पावर हाउस ऑफ द सेल. ये स्पर्म को बेसिकली मूवमेंट में हेल्प करते हैं, एनर्जी देते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे? दे आर अरेंज्ड स्पाइरली. ये देखो, दे आर अरेंज्ड इन स्पाइरल फैशन. लुक हियर, ये देख रहे हो बेटा? These are the mitochondria which are, they form a spiral network. Look here, जैसे आप देखते हो ना, बॉल पेन होता है, तो बॉल पेन के अंदर एक स्प्रिंग होता है? वो जो स्प्रिंग है वो बिल्कुल ऐसे ही उस लेड के चारों तरफ होता है. देखो, इससे चारों तरफ से इसको कवर किया माइटोकॉन्ड्रिया ने, एंड दिस फॉर्म्स ए कवरिंग अराउंड द एक्सियल फिलामेंट. ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? इट इज फॉर्मिंग ए कवरिंग, एंड दिस कवरिंग इज नोन एज sheet of Nebenkerb, KERN, और इसे क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल शीट. माइटोकॉन्ड्रियल शीट, रिमेंबर, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द स्पर्म मूवमेंट, क्योंकि स्पर्म 1 मिनट में 1 से 4 मिलीमीटर ही चलता है. 1 मिनट में 1 से 4 मिलीमीटर, लेकिन उसको वो बहुत ही तेज फ्लिकरिंग मूवमेंट करता है. बड़ी जल्दी उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है, इसीलिए वो जल्दी मर जाते हैं. हम आगे फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे, तो वो जो एनर्जी है वो यहां से मिलती है विद द हेल्प ऑफ एक्सियल फिलामेंट्स. और इसके नीचे क्या है? देयर आर प्रेजेंट सर्टेन डेंस रीजन्स. ये कुछ डेंस रीजन्स यहां होते हैं एट द एंड ऑफ द मिडल पीस. दीज डेंस रीजन्स आर नोन एज रिंग सेंट्रियोल्स एंड दे हैव नो फंक्शन. सिर्फ एक कि ये क्या करते हैं? दे फॉर्म ए डिमार्केशन बिटवीन, दिस इज मिडल पीस, डिमार्केशन बिटवीन. अब नेक्स्ट बना लेते हैं another part which is known as, this part is principal piece.
तो देखो याद रखिएगा कि रिंग सेंट्रियोल्स का कोई देयर इज नो फंक्शन, इट इज बिलीव्ड दैट दे हैव नो फंक्शन, लेकिन जो बुक्स में या हमें समझ आया है दैट इज इट बेसिकली ए बॉर्डर लाइन और डिमार्केशन बिटवीन मिडल पीस एंड प्रिंसिपल पीस। और इस प्रिंसिपल पीस में क्या है? दिस प्रिंसिपल पीस कंसिस्ट ऑफ सर्टन थिक फाइबर्स। नाउ दीज थिक फाइबर्स आर 9 इन नंबर। ये कितनी होती हैं? 9। और गिन के हम 9 डालेंगे, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसी तरह से यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये ध्यान रखिएगा, ये अपनी मर्जी से नहीं। एंड दीज आर नोन एज, ये कैसे होते हैं? दे आर कवर्ड इन दिस मैनर। ये देखो, दीज आर extra fibers which provide strength to the principal piece area। ये principal piece area को बहुत ही strength provide करते हैं। and this area is accessory thick fibers। these are accessory thick fibers। और अब एक्सेसरी थिक फाइबर्स, नाउ दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दे रहे हैं स्पर्म को, टेल को, फ्लिकरिंग मूवमेंट करें। एंड फाइनली द लास्ट पोर्शन इज द टेल पोर्शन। नाउ दिस टेल, इसके पास क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ जस्ट एक्सियल फिलामेंट। इसके पास और कुछ नहीं है। क्या है इसके पास? एक्सियल फिलामेंट, जो मूवमेंट में हेल्प करता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है जो आपने यहां पढ़ा, ये सारा क्या है? दिस होल प्रोसेस आपने देखा कैसे बना? विद द चेंजेस इन ऑर्गेनेलिस। किसकी ऑर्गेनेलिस? ऑर्गेनेलिस ऑफ स्पर्मेटिड्स। अब क्या ये जो स्पर्म बना है, which is known as, it is the spermatozoa, क्या ये फंक्शनल होगा? अब मुझे ये जवाब दो, क्या ये फंक्शनल होगा? it is still non-motile, it has no fertilization capacity, क्योंकि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये सारा प्रोसेस हुआ है। हमने कल लास्ट लेक्चर में कहा था कि ये जो स्पर्म्स है बेसिकली ये सारे के सारे सर्टोली सेल्स रिस्पॉन्सिबल है इनकी मैच्योरिटी के लिए। सर्टोली सेल ही टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन करते हैं, जिनको हम कहते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एबीपी प्रोटीन्स, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। हमने किए थे फंक्शंस। और यहां पर क्या है? ये सर्टोली सेल्स ही एक ऐसे सेल्स है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर सिक्रीशन of fluid for sperm transport। देखो ये जो sperm transport होते हैं ना, from seminiferous tubules to epididymis, vast difference, और सॉरी epididymis से लेकर पीछे vasa frenchia, ये सारे कहां से होते हैं? वही फ्लूइड कौन secrete करता है? सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स फ्लूइड secrete करते हैं जिसमें ये स्पर्म्स आते हैं and they move up to the part of epididymis। और एपिडिडाइमस में बेसिकली इनकी मैच्योरेशन होती है, वहां ये मोटाइल बनते हैं, वहां इनकी फर्दर मैच्योरेशन होती है। अदरवाइज ये नॉन मोटाइल ही रहते हैं। सर्टोली सेल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इनको मैच्योरेशन, मोटाइल बनाने में। उनका अपना रोल है, हम फर्टिलाइजेशन में देखेंगे। लेकिन ये आपने ध्यान रखना है कि यहां जो भी हम बात रखे हैं, जैसे ये है सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड फॉर स्पर्म ट्रांसपोर्ट, ये कौन रिस्पॉन्सिबल है? बहुत इंपॉर्टेंट, सर्टोली सेल्स। और यही सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? स्पर्म्स को कहां लाते हैं? दे ब्रिंग द स्पर्म्स इनटू द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दे ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स इनटू द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन। याद रखिए, व्हाट इज स्पर्मिएशन?
the movement of sperms, write down, the movement of sperms from base of the seminiferous tubules, from the base of the seminiferous tubules to lumen of into the lumen of these tubules is known as spermiation. तो याद रखिए कि ये देखो फाइनल, यहां पर सेल्स होते हैं, यहां पर आपके वो ट्रायंगुलर बड़े सेल्स हैं, सटोली सेल्स। ये सटोली सेल्स के साथ साथ ही ये सारा काम होता है, यहीं पर सारा काम होता है। तो जब ये स्पर्म्स बनते हैं तो ये क्या करते हैं सटोली सेल्स, दे रिलीज द स्पर्म्स इनटू दीज ल्यूमन, यहां पर इनको रिलीज कर देते हैं फ्रॉम द बेस, दिस इज द बेस एरिया, इनटू द दिस इज ल्यूमन एरिया, फ्रॉम बेस टू ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पर्मिएशन। रिमेंबर, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने यहाँ डिस्क्राइब कर दी, और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स पे आता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन स्पर्म, ठीक है, मैं हमेशा इसको इकट्ठा ही पढ़ा देता हूँ, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म हमने इकट्ठा ही पढ़ लिया। अभी हाँ, कुछ चीजें रोल्स वगैरह हमने नहीं किए, ये हम कल करते हैं। चलिए बस पढ़ा है।